Welcome back everyone. Welcome to सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 293 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है न केवल यूपी के स्टेट पीसीएस के लिए बल्कि दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए भी, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सब में सेम रहती है और इसकी करंट अफेयर्स आरओ में भी पूरी काम करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाल ही में प्रकाशित किताब या पुस्तक विटनेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? साक्षी मलिक से, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बजरंग पुनिया, ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए, हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है, उसका नाम है विटनेस। ठीक है, साक्षी मलिक ने लिखी है ये किताब और साथ ही लिखी है जोनाथन सेल्वराज ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक। देखिए, भारतीय स्टार महिला पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी किताब विटनेस रिलीज की है, जिसमें बड़े खुलासे किए गए हैं। साक्षी ने रियो ओलंपिक 2016 में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और यह किताब साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज ने मिलकर लिखी है। ठीक है, बड़े खुलासों में क्या, कई बातें हैं इसमें कि कैसे उनका जो ट्यूशन टीचर है साक्षी मलिक के साथ अभद्र व्यवहार करता था। ठीक है, और किस तरह से गीता फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साक्षी मलिक के खिलाफ योजना बनाई थी, क्योंकि गीता फोगाट रेसलिंग चेयरपर्सन बनना चाहती थी, रेसलिंग फेडरेशन की चेयरपर्सन बनना चाहती थी। तो यही सब चीजें हैं इस किताब में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन किताब किसने लिखी है? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स किताब लिखी है राजीव भाटिया ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन किताब राजीव भाटिया ने लिखी है। यह किताब अफ्रीका के वैश्विक मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले देश के तौर पर उभरने और भारत अफ्रीका संबंधों में बदलाव की कहानी बताती है। इस किताब को आप अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, तो प्रमोशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में कनाडा में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी करने को लेकर चर्चा में रहे कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत और कनाडा के रिलेशंस पिछले कुछ समय से खराब ही चल रहे हैं। इनका नाम है जस्टिन जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्यों है चर्चा में? पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में खटास आ गई है। इसके लिए भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। क्या किया ट्रूडो ने? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स, जो कि पहले था ट्विटर, उस पर पोस्ट करके कहा कि हम कनाडा में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी करने वाले हैं, जिसने भारतीय अप्रवासियों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जस्टिन ट्रूडो ने पोस्ट में आगे लिखा है कि हम कंपनियों के लिए सख्त नियम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि वो ये साबित कर सकें कि वे पहले क्यों कनाडा के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, वे पहले क्यों कनाडा के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते। तो जस्टिन ट्रूडो का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश का नाम क्या है? लीबिया नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, मिस्र नहीं है, इसका आंसर है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए। तो नाइजीरिया की अवस्थिति देखें अफ्रीका महाद्वीप में, तो पश्चिमी अफ्रीका का देश है ये, पश्चिम में है इसकी स्थिति। सीमा पश्चिम में इसकी वेनिन से लगी है, उत्तर में नाइजर से लगी है, उत्तर पूर्व में चाड से लगी है और पूर्व में कैमरून से लगी है। इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के साथ एक तटरेखा भी है। राजधानी है इसकी अबुजा, और यह 250 से अधिक जातीय समूह का निवास स्थान है, जिनमें से 3 सबसे बड़े समूह हौशा फुलानी, योरूबा और इग्बो हैं। और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। नाइजर न्यूज में है। यूपीएससी खासकर इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न करती है। स्वतंत्र हुआ था 1 अक्टूबर 1960 को ब्रिटिश शासन से ही।
अध्यक्ष बोला टिनुबू हैं इसके। आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अंग्रेजी है। मुद्रा इसकी नायरा है। और प्राकृतिक संसाधन इसके पास तेल है, गैस है और खनिज है। खनिजों से संबद्ध है नाइजर, नाइजर, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और इस योजना को वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था क्या? इस योजना के तहत केंद्र सरकार स्कूलों के उन्नयन के लिए 50% वित्त पोषण का योगदान करेगी, जबकि राज्य सरकारें शेष 50% का योगदान करेंगी। इंपॉर्टेंट है पीएम श्री योजना, कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं इसमें। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। 2022 में लॉन्च की गई, ये भी ठीक है। इस योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60% का वित्त पोषण करेगी, बचा हुआ 40% सरकारें खुद करेंगी, राज्य और यूटी की सरकारें खुद करेंगी, ठीक है। तो गलत हो गया यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, कोई सही है इसमें? केवल 1 और 2 सही है। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। देखिए, पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, लॉन्चिंग वर्ष है 2022। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। वित्त पोषण की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार स्कूलों के उन्नयन के लिए 60% वित्त पोषण का योगदान करेगी, जबकि राज्य सरकारें शेष बचे हुए 40% का वहन करेंगी। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। यही चीज नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें, ये जो अपनी इधर है 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार कितने प्रतिशत का योगदान करेगी? 90% का योगदान कर देगी, बाकी का उन्हें नॉर्थ ईस्ट वालों को केवल 10% ही करना होगा। इस योजना का उद्देश्य है पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बनाना तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं, संसाधन और शिक्षण मानक प्रदान करना। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पीएम श्री योजना को अपनाया है? उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, नई दिल्ली ने, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल तो विरोध कर रही है पीएम श्री योजना का। नई दिल्ली ने इसको अपनाया है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री योजना को अपनाया है। 27,360 करोड़ की इस योजना का लक्ष्य 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नत बनाना है, जिसमें 60% वित्त पोषण करेगी केंद्र सरकार और बाकी का खुद 40% करना होगा राज्य की सरकारों को। तमिलनाडु और केरल जल्द ही इसमें शामिल हो सकते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इस योजना के उपसर्ग का विरोध कर रहा है। दिल्ली सरकार को लंबित समग्र शिक्षा निधि में 330 करोड़ रुपए की प्रतीक्षा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो शिक्षा से जुड़ी चीजों में, योजनाओं में तुरंत तत्पर रहती है दिल्ली की सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भितरकनिका पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, भितरकनिका और बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में, चेन्नई अरब सागर में, कोची अरब सागर में। प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट है कि सिम्बैक्स जो एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है वो है किस किस के बीच? तो सिंगापुर और भारत के बीच है ये। 23 से 29 अक्टूबर के बीच आयोजित हो रहा है विशाखापत्तनम में और बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, 31वां है ये सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना दोनों भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास समुद्री क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रक्षा सहयोग को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात का नाम है दाना। दाना का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? कतर, यमन, ओमान, इंडोनेशिया। इसका आंसर है कतर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कतर अरबी में इसका मतलब है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती।
तो गंभीर चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात दाना भारत के पूर्वी तट से टकराया, जिसके कारण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई और 100 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चली। चक्रवात दाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारियों के कारण ओडिशा में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की जान चली गई। 2024 चक्रवाती सत्र में भारत में आने वाला यह तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इससे पहले दो जो आए वो कौन से थे? वो थे रैमल और था असना। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला 2024 सत्र का पहला चक्रवात रेमल था, जो मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों से टकराया था। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है, ओमान द्वारा दिया गया था और अरब सागर में उत्पन्न होने वाला सत्र का पहला चक्रवात असना था। यह अगस्त 2024 में गुजरात के तट से टकराया था। चक्रवात असना का नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था, जिसका उर्दू में अर्थ क्या है? स्वीकार किए जाने वाला या प्रशंसा किए जाना। अब इससे रिलेट करते हुए अगर कुछ और जो वन लाइनर प्रश्न निकले उनको देख लें एक बार। तो चक्रवात दाना की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बंगाल की खाड़ी में हुई है। दाना चक्रवात से भारत के कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं? ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र। 2024 सत्र का अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवात का नाम क्या है? चक्रवात असना। वर्ष 2024 के अगस्त में, और इसने तटीय गुजरात को प्रभावित किया था। तो दाना ने प्रभावित किया ओडिशा और पश्चिम बंगाल को, असना ने प्रभावित किया गुजरात के तट को, चक्रवात दाना ने बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। रानी रामपाल, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? महिला बैडमिंटन प्लेयर, महिला क्रिकेटर, महिला हॉकी, महिला रेसलर। 30 वर्षीय रानी रामपाल ने महिला हॉकी से संन्यास ले लिया है। सी है इसका आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं वर्ष 2020 में। 30 वर्षीय पूर्व महिला भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल, जिन्हें भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। रानी रामपाल भारत के लिए खेलते समय 28 नंबर की जर्सी पहनती थी। रानी रामपाल देश की पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री के रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। रानी रामपाल ने अपने कैरियर में 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और भारत के लिए 120 गोल किए। महत्वपूर्ण उपलब्धि है इनके पास। वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया रानी रामपाल को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 3 से 20 अक्टूबर तक कहां खेला गया? बांग्लादेश में, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी वुमेन्स मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। देखिए, होना तो ये सीरीज जो पहले थी वो बांग्लादेश में होनी थी, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। फिर ये सीरीज खेली गई संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, और इसका फाइनल हुआ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया। तो आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया। और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को 32 रनों से हराकर वुमेन्स टी20 2024 का विश्व कप जीत लिया। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की थी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से, जहां भारत की टीम 28 रनों से हार गई न्यूजीलैंड से। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। ठीक है, श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? फिल्म फेयर अवार्ड तो भारतीय सिनेमा का पुरस्कार है। फील्ड्स मेडल गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। ऑस्कर अवार्ड
भी फिल्मों से ही संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड है खासकर संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, बी है इसका आंसर। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। यह संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड संगीत से जुड़े सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कार समारोह में से एक है। ग्रैमी अवार्ड को पहले ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता था। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ऑप्शंस में एक फील्ड्स मेडल है। फील्ड्स मेडल गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फील्ड्स मेडल को, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स या गणित में नहीं दिया जाता, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है और शांति में दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता, रसायन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थी। कई बार हमने पिछले करंट अफेयर्स में चर्चा की है इन पर। सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों सही हैं। तो वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है संगठन। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जा सकता है। इस बार संस्था को मिला था, पिछली बार व्यक्तित्व को मिला था, नरगिस मोहम्मदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2024 यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। उसकी पूर्व संध्या पर रामसर स्थलों की सूची में 3 और वेटलैंड्स जोड़े गए। उन 3 नए रामसर स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 82 तक थे, 3 और जोड़े गए तो 85 हो गई। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, तवा जलाशय, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य। काजू वैली है, अंक समुद्रम नहीं है, तवा जलाशय है, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य। ये स्टार्टिंग में 24 में जोड़ा गया था, तो बी को हटा दीजिए, वही आंसर है। देखिए, भारत स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर रामसर स्थलों की सूची में 3 और नए वेटलैंड जुड़े। तमिलनाडु में नजराना पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। कौन किसका है, अब याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर कहा कि भारत ने 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइटों यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की संख्या मौजूदा 82 से बढ़ाकर 85 कर दी गई है। तो वर्तमान में 85 नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीयों के मनोरंजन के लिए बनाई जाने वाली और समाज का दर्पण कही जाने वाली फिल्मों को सार्वजनिक मान्यता देने वाला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय, प्रमाण बोर्ड का मुख्यालय? नई दिल्ली में नहीं है, बेंगलुरु में नहीं है, पुणे में नहीं है, महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, सीधे सीधे ही प्रश्न पूछा जा सकता था आसान बनाने के लिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। लेकिन 2-3 लाइनों में होगा तो घबरा जाएगा स्टूडेंट एग्जाम हॉल में, तो घबराना नहीं है, पूरे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है ये, जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। और बोर्ड में सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये अध्यक्ष और सदस्य जो हैं सभी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, चाहे वो टीवी चैनलों पर हो या सिनेमा हॉल में या फिर आपके मोबाइल्स ओटीटी पर। 14 के बाद एक 15वां एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या है? श्री गोपुरम, श्री विजयपुरम, श्री द्वार समुद्र, श्री राजपुरम।
अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम परिवर्तित कर दिया है केंद्र सरकार ने, नया नाम है श्री विजयपुरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने ऐलान किया था ये। तो ये 15 प्रश्न का एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट हमारा हो चुका है समाप्त। इनकी फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ते रहिएगा। और अगर पीडीएफ आपको परचेज नहीं करनी है तो बेनिफिट देगा एग्जाम में फुल